नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो एसके झा सर के यानी रेलवे फैक्ट्री के नाम से मशहूर एसके झा सर का न्यू बुक आया है, जिसमें टोटल 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सभी सेट प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर दिया गया है और आपको एक बार ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप लोग इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो सभी जगह उपलब्ध है, आप इस बुक को खरीद सकते हैं। या अगर ऑनलाइन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। इसमें जितने भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये सभी लोग पिछले लोको पायलट में चयनित हुए हैं। अगर आप लोग इस बार चयनित होना चाहते हैं तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपको पूरे 35 सेट का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्यूशन 35 दिन 35 सेट करवाएँगे फुली डिटेल के साथ। एक फर्स्ट सेट अपलोड है, आज हम लोग सेकंड सेट नंबर 2 को इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आप लोग वहाँ से मैथ रीजनिंग का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। यानी अगर आप लोग सेट बनाना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग आप लोग पीडीएफ से बनाइए और यहाँ पे आपको साइंस और न्यूमेरिकल का फुल्ली सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हर दिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड है, आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्यूशन करेंगे, फुल्ली डिटेल के साथ, सभी न्यूमेरिकल के साथ। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फुली पहले सॉल्यूशन कीजिए और वहाँ से आंसर मिलाइए और यहाँ पे आपको साइंस और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो को इस बुक को पूरे सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आपको बस एक काम करना है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी साथी हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर भी कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। अगर 1000 लाइक आप लोग कंप्लीट करवा देते हैं तो आपको हम लोग जो है डेली एक सेट डालेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से कवर हो जाए। तो हम लोग को डेली एक सेट करवाने वाले हैं, बस आपको सपोर्ट चाहिए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक शेयर अपने व्हाट्सएप में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इस बुक का प्रथम क्वेश्चन है जीके जीएस का कि किस स्थल पर महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। यानी महात्मा बुद्ध किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी को हुआ था। ये सभी लोग को पता है। अब बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसका माता की मृत्यु जो है दोस्तों, ये यानी जन्म के समय में ही हो गया था और ये अपना गिरही 29 वर्ष वर्ष की अवस्था में यानी घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल गए थे और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और ये स्थान कौन था? तो ये बोध गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हर एक क्वेश्चन को हम लोग डीपली से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला यानी श्रृंखला को समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे तो श्रृंखला यानी समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम यानी श्रृंखला क्रम का फार्मूला होता है। इसमें टोटल जो प्रतिरोध निकलेगा वो सभी प्रतिरोध से कम निकलेगा। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछा है कि करंट का मान क्या होगा, तो करंट का मान दोस्तों समान रहता है, यानी समांतर क्रम में करंट का मान समान रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। एक समान रहता है करंट का मान। अगर यहाँ पे
यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम रहता तो यहाँ पे वोल्टेज का मान समान हो जाएगा, ना कि करंट का। यहाँ पे श्रेणी क्रम था, समांतर क्रम था, तो समांतर क्रम में करंट का मान समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? ये करंट का क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, इसी को अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश को अभिसारित करके रखता है तो इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी, इसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को अभिसारित करके रखता है, इन्हें इससे बाहर निकलने नहीं देता है। और ये दोस्तों टॉर्च में भी प्रयोग करते हैं, जैसे टॉर्च हुआ, ये टॉर्च है तो यहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है ताकि प्रकाश इधर उधर ना भागे। यहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है, तो टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों दाढ़ी बढ़ाने वाले दर्पण भी अवतल दर्पण ही होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी सर्च लाइट के परावर्तक जो है ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण इसी को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका उल्टा लेंस हो जाएगा। लेंस में दोस्तों अगर उत्तल लेंस रहे तो यहाँ पे अभिसारी हो जाएगा। अगर उत्तल लेंस रहे, उत्तल मान के चलिए उत्तल लेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे अभिसारी हो जाएगा, यानी उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यानी भारत का जो संविधान बना है वो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग देखिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें टोटल 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूची था और 14 भाग था। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग था। वर्तमान में दोस्तों 22 भाग है और 12 अनुसूची यानी अनुसूची है, और टोटल 495 अनुच्छेद है वर्तमान में। यानी 12 अनुसूची, 22 भाग और 495 अनुच्छेद है। जैसे कुछ जो अधिकार था वो दूसरे देश से भी लिया गया था। मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया था। तो कुछ अदर स्टेट, अदर यानी देश से भी लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि प्रतिरोध, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ओम होता है। ओम को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का अगर फॉर्मूला पूछे तो V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V/I। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। V यानी वोल्ट हो जाएगा, I विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से सूचित करते हैं, और R प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B ओम। चलिए, और ये जो कूलम है दोस्तों, ये विद्युत आवेश यानी आवेश का मात्रक है। जूल जो है ये कार्य का एसआई मात्रक है, और न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हाल ही में NBA से मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? यानी NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चंडीगढ़, ऑप्शन बी चंडीगढ़ हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि चंडीगढ़ जो है ये किस स्टेट का उच्च न्यायालय है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नकारात्मक त्वरण जो है ये किसकी दिशा के विपरीत होता है। ये आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, यानी वेग, गति, बल, दूरी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेग क्या होता है, यानी विस्थापन, और दूरी क्या होता है। तो मान चलिए ये दूरी है, 1 मिनट, मान चलिए हम लोग ऐसे चले, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, ऐसे चले,
फिर ऐसे चले तो ये टोटल जो है दूरी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग चले और यहाँ पहुँचे तो टोटल ये दूरी हो जाएगा। और सीधा सीधी अगर हम लोग यहाँ से यहाँ चले तो ये न्यूनतम दूरी है, ये विस्थापन हो जाएगा। ये विस्थापन, ये सभी टोटल जो है ये सभी दूरी हो जाएगा और ये विस्थापन हो जाएगा। यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी जैसे यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए तो विस्थापन, और ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले तो ये दूरी हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि नकारात्मक त्वरण, तो सबसे पहले ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग हो जाएगा, फाइनल यानी फाइनल वेग हो जाएगा। चलिए मान चलिए जैसे फार्मूला होता है ए बराबर यानी v माइनस यू बटे टी। अगर प्रारंभिक वेग है 5 और अंतिम वेग है 10, तो यहाँ पे 5 माइनस 10 करेंगे तो दोस्तों ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा क्या, त्वरण माइनस में भी आ सकता है, त्वरण जो है माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। माइनस प्लस और जीरो सभी हो सकता है त्वरण। मान चलिए जैसे प्रारंभिक वेग है 10 और अंतिम वेग है 20, तो यहाँ पे अगर टाइम दिया गया है 2, तो हमको त्वरण यहाँ से कितना निकलेगा, तो v माइनस यू बटे टी। तो v जो है 20 है, 20 माइनस 10 बटे 2, तो 10 बटे 2 यानी 5 निकले, पॉजिटिव निकला है। अगर 10 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये दोस्तों वेग यानी ये भी प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो पूछा है नकारात्मक त्वरण जो है ये किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो दोस्तों ये वेग यानी वेग के विपरीत होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी वेग के दिशा के विपरीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था तो उस समय बना था 1947 में। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है, और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। मैगिनोट जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। और ये जो सर्क्रिम रेखा है ये कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है इस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है, तो ये भारत में स्थित है। सर्क्रिम जो है भारत में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा जो है 1947 में बना था, मैकमोहन 1914 में बना था, और मैगिनोट जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है दोस्तों CaCO Cl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और करा जब इसको पानी यानी ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इससे दोस्तों क्लोरीन गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं और भी जगह का प्रयोग इसका करते हैं। चलिए अगर आपसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का खोज किसने किया था, तो 1799 में ब्लीचिंग पाउडर का खोज जो है दोस्तों ये ग्लासको के चार्ल्स टेनेंट ने जो है ब्लीचिंग पाउडर का खोज किया था। ग्लासको का रहने वाला था टेनेंट, कहाँ के टेनेंट जो है ये ग्लासको के रहने वाले थे, और 1799 में ब्लीचिंग पाउडर का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पहला केबल रेल ब्रिज बनाया गया है। पहला केबल रेल ब्रिज है, तो केबल रेल ब्रिज कहाँ बना है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में आरची नदी के किनारे। किस नदी किनारे, तो ये आरची नदी के किनारे जो है जम्मू कश्मीर में बना है। तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर में आरची नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर में बना है आरची नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणु निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो सभी को जोड़ दीजिए, वही परमाणु होता है। जो हम लोग जितने भी अणु है वो सभी परमाणु से ही बना है। तो NH4 जैसे NH4 इसका होल ट्वाइस है और SO4 है। देखिए N 1 है और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। H 4 है और 4 से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। S 1 है तो 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या को 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी 8 2 10 1 11 11 4 15 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। टोटल परमाणु 15 है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। और मौद्रिक नीति जो है दोस्तों, इसी को हम लोग साख नियंत्रण नीति भी कहते हैं। साख नियंत्रण नीति भी कहते हैं मौद्रिक नीति को ही। और ये आरबीआई जो है, आरबीआई द्वारा अपनाया गया है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। एसबीआई जो है 1955 में एसबीआई को स्थापना हुआ था, यानी इंपीरियल बैंक को नाम बदलकर 1955 में एसबीआई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत बेहतरीन है कि ऑक्टेट वर्गीकरण न्यूलैंड्स में निम्नलिखित में से कौन अंतिम तत्व था? यानी कह रहा कि जो न्यूलैंड्स द्वारा बनाया गया था उसमें अंतिम तत्व कौन था? तो न्यूलैंड का जो सबसे पहले जो भाषा दिया था कि प्रथम तत्व 8वें तत्व के समान होगा, यानी प्रथम तत्व जो है ये 8वें तत्व के समान होगा। इसका उदाहरण भी है जैसे लिथियम, ये किसके समान होगा? तो इस सोडियम के समान है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी प्रथम 8वें तत्व के समान होगा। ये किसने कहा था? तो न्यूलैंड्स ने कहा था। लेकिन दोस्तों ये कैल्शियम तक, यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, इसके आगे लागू नहीं हुआ। और कह रहा कि इसमें अंतिम तत्व कौन था? तो न्यूलैंड्स जब अपना नियम बनाया था पीरियोडिक टेबल, तो उसका अंतिम तत्व थोरियम था, लेकिन कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। इसका जो रूल था वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था और अंतिम तत्व थोरियम था। और ये कब दिया था? तो 1864 के आसपास दिया था। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, वो किसने दिया था? आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर इस कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आधुनिक परमाणु संख्या आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया था और किस आधार पर दिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यानी वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो वर्षा मापने वाले यंत्र को हाइटोमीटर कहते हैं, हाइटोमीटर कहते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है इसका काम क्या है? तो इसका अपेक्षीय आर्द्रता, यानी अपेक्षीय आर्द्रता मापना है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेट बनाना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा और सेट बनाइए। उसके बाद यहाँ पे आप डीपली सोल्यूशन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इसी प्रकार ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक पेड़ का पत्ती है और कह रहा है इसमें ये एक्स वाला भाग और ये वाई वाला भाग को नाम बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो मोटा वाला सिर होता है इसे क्या कहते हैं? तो मोटे वाले सिर को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? तो इसे मध्यसिरा नाम दिया गया है। बिचला है तो मध्यसिरा। इसके बाद दोस्तों इससे एक और सिरा ऐसे गया है तो इसे सिरा नाम दिया गया है। इसके बाद इसमें और इसके बाद इसे यहाँ पे देखिएगा ऐसे सिरा होता है, तो इसे सिराएँ, यानी सिरा के बाद सिराएँ हो जाएगा, ये सिरा वाला सिराएँ हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सिरा हो जाएगा। और ये जो भाग छोटा छोटा रहता है ये सिराएँ होते हैं। और ये जो है ये वाला भाग इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कोर कहते हैं। और ये जो पत्ती वाला बीचला भाग होता है इसे स्थानिका कहते हैं, इसे स्थानिका कहते हैं। और जो शुरू में मोटा वाला भाग होता है इसे पांद्रवृंत कहते हैं, पांद्रवृंत कहते हैं। और लास्ट में जो ये वाला भाग है इसे टिप कहते हैं, इसे टिप कहते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए ये वाला भाग जो है इसे पंद्रावृंत कहते हैं। पिछला जो भाग होता है ये इसको क्या कहते हैं? तो इसे मध्यसिरा कहते हैं, इसे मध्य में है तो मध्यसिरा हो जाएगा। लास्ट वाला जो है ये टिप हो जाएगा, टिप। उसके बाद मोटा वाला जो इसके बाद यहाँ से रहता है इसे सिरा कहेंगे, और यहाँ से जो छोटा छोटा रहता है उसे सिराएँ कहेंगे। और ये जो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे रहता है इसे कोर कहते हैं, कथी? कोर कहते हैं। और दो पत्ती के बीच में, दो सिराओं के बीच में जो पत्ती रहता है उसे स्थानिका कहते हैं, उसे स्थानिका कहते हैं। क्वेश्चन हमें टिप पूछा है और ये सिरा पूछा है, यानी मध्यसिरा। तो इसका आंसर यानी एक्स टिप हो जाएगा और वाई मध्यसिरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत ने किस देश से MH60HR यानी 60R यानी साहोक का अधिग्रहण किया है? यानी किस देश से ये ग्रहण किया है MH60R? तो दोस्तों ये अमेरिका यानी यूएसए
अमेरिका से ग्रहण किया है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोधन यानी प्रतिरोध 16 ओम है, यदि उसे एक वृत्त में मोड़ा जाता है तो उसका यानी उनके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोधन क्या हो जाएगा। मतलब एक तार है, इसे हम लोग अगर वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो कह रहा है 2 व्यास बनेगा इस प्रकार, और हर एक व्यास हो जाएगा 8 ओम यानी 8 ओम का। हर एक जो व्यास है इसका कितना मान हो जाएगा, तो 8 ओम हो जाएगा। और दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हो जाएगा 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8। लॉसो सेम हो जाएगा 8, एक और एक 2, ये 2/4 यानी 1/4। तो इसका आंसर आर का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक। दोस्तों क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक जब जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर यानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री पर जो खाना बनकर तैयार होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। और हिमांक जहाँ पर गलना चालू होता है तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर का समान ताप होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जल का त्रिक बिंदु जो है ये कितना टेम्परेचर होता है, तो 273.16 केल्विन 273.16 केल्विन में होता है त्रिक बिंदु। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप कितना होता है, यानी इसका मान बताइए। तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबक बल रेखाओं के किसी बिंदु से आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं ज्ञात की जाती है। मान चलिए एक चुंबक है, इसके चारों ओर जो है चुंबक जो रहता है इसे चुंबक क्षेत्र कहते हैं, चुंबक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श जया हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर अधिक मात्रा में चुंबक रहता है और मध्य में कम मात्रा में चुंबक रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका डाउट जो है आज हम लोग क्लियर कर देंगे कि एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान क्या होता है। चलिए एक होता है लघुपथित, जो यहाँ क्वेश्चन पे पूछा है लघुपथित, और एक क्या होता है दोस्तों, और एक होता है अतिभारण। इसमें दोनों में अंतर क्या है, अतिभारण जब दो तार आपस में सट जाए तो वहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा अधिक हो जाता है, तो इसे लघुपथित कहते हैं। यानी न्यूट्रल तार और जो मेन तार होता है अगर आपस में सट जाता है तो वहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा का मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि लघुपथित परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, तो धारा का मान जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक तेज़ी से बढ़ जाएगा और प्रतिरोध घट जाएगा क्योंकि दो तार आपस में सट गया है। जबकि अतिभारण में क्या होता है दोस्तों, तो अतिभारण में वोल्टेज का मान एकाएक बढ़ जाता है, यानी वोल्टेज का मान जो है एकाएक बढ़ जाता है, जैसे फ्यूज जो है उड़ जाता है, तो ये अतिभारण हो जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो अतिभारण और दो तार आपस में सटेगा तो लघुपथित हो जाएगा। तो इसका आपको यानी इस क्वेश्चन का डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से एक राय ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए अगर ये सेशन आप लोग डेली चाहते हैं तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कह रहा किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य दोस्तों ये गामा किरण की होती है। गामा किरण की तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे कम होती है। और आवृत्ति अगर ऊर्जा पूछे, मान चलिए आवृत्ति पूछा है या ऊर्जा पूछा है, ये दोनों में से कोई भी पूछे तो अधिक मात्रा जो है ये गामा किरण की होता है। यानी तरंगदैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति और ऊर्जा ये गामा किरण की अधिक होता है। अगर आपसे पूछे कि गामा किरण की खोज किसने किया, तो गामा की किरण की खोज बैकुरल ने, किसने, बैकुरल ने गामा किरण की खोज किया था। और गामा किरण का जो परिसर होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻10 तक, ये 10 मीटर तक ये गामा किरण की परिसर होता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने, और रेडियो जो तरंग है इसका जो
खोज किया था दोस्तों? इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुक संख्या कितना होगा? 24 ग्राम में अणुक संख्या पूछा है, तो अणुक संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो 24 है, 24 हो जाएगा। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो 12 होता है, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी अणुक संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका फॉर्मूला होता है अणुक संख्या निकालने का दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ से 2 इसका आंसर निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु का दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके फोकस उसके ध्रुव के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? मान के लिए एक अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ फोकस हो जाएगा और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या सी, या इसी को आप 2F भी नाम रख सकते हैं, इसी को आप 2F भी रख सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर यहाँ पे रहेगा तो वस्तु यहीं पे बनेगा और समान आकार का बनेगा। यहीं पे यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही और समान आकार का बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इसको हम 2F भी रख सकते हैं नाम, और ये समान आकार का बनेगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी में है, 2F पर होगा और बराबर यानी समान आकार का होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि का वेग, यानी किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद दोस्तों द्रव में होता है, और उसके बाद गैस में होता है। यानी सबसे कम अगर पूछे तो गैस हो जाएगा, और सबसे अधिक पूछे तो ठोस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अधिक ठोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और सबसे कम पूछे तो गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न तत्व को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कौन परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है बढ़ते हुए क्रम में है? तो बेरिलियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11 और पोटेशियम दोस्तों ये 19 होता है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? कह रहा है धातु का प्रतिनिधित्व जो है ये कौन सा समूह करता है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो धातु पूछा है, तो धातु पीरियडिक टेबल में बाईं ओर होता है, किधर? तो बाईं ओर होता है। तो समूह 1 से चालू होता है, टोटल समूह 18 तक होता है, तो बाईं ओर होगा। तो प्रथम और दूसरा, तो यहाँ पे प्रथम है नहीं, यानी प्रथम वाला नहीं है, तो दूसरा वाला देखिए यहाँ पे है। तो दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु भी कहेंगे। और 16वां जो समूह है इसको ऑक्सीजन समूह कहते हैं, 18वां समूह को हम सभी लोग जानते हैं अक्रिया गैस, यानी अक्रिया समूह कहते हैं, अक्रिया समूह। और जो 17वां समूह है इसको हैलोजन समूह कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे धातु पूछा है तो धातु बाईं ओर होता है, और बाईं ओर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, यानी समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु समूह भी कहते हैं। और 16वां समूह को ऑक्सीजन समूह कहते हैं, 18वां समूह को अक्रिया गैस समूह कहते हैं, और 17वां जो समूह है इसे हैलोजन समूह भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं ये लाइसोसोम हो जाएगा, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछे तो बेंडा ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश होता है। तो ऊर्जा प्रवाह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, यानी प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, ये था सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो पूछा गया था सेट 2 का, इससे भी क्वेश्चन था। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार डेली एक वीडियो आए तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं मेथड रीजनिंग का। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो आप लोग से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।